नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग मौर्योत्तर भारत के अब MCQ को पढ़ने वाले हैं और ये हमारा जो है मौर्योत्तर भारत का जो वीडियो नंबर पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 को मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने इसे नहीं देखा है तो जाकर देखिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था? पश्चिम भारत में जो चालुक्य साम्राज्य थे, इनके पतन के बाद किस साम्राज्य का उदय हुआ था? तो ये आपका हुआ था राष्ट्रकूट का। चालुक्य के बाद कौन आए थे? राष्ट्रकूट आए थे। राष्ट्रकूटों का मूल स्थान जो था वो लाटूर बिदर माना जाता है। बाद में इनकी राजधानी जो थी वो मान्यखेत हो गई थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत हो गई थी। इस वंश को स्वतंत्र सत्ता के रूप में दंती दुर्ग ने स्थापित किया था। राष्ट्रकूट को किसने स्थापित किया था? इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग पहले बादामी या वातापी के चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है, जो बादामी के चालुक्य थे उनके वो क्या थे? सामंत थे। राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो ये फेंका गया था आपका तैलप द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रकूट वंश को किसने हराया था? तो ये हराया था आपका तैलप द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? 974-75 ईस्वी के अप्रोक्स चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया। ठीक है, किसने कर लिया? तैलप द्वितीय ने। तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, फिर से चालुक्य वंश आपका आ गया था और ये चालुक्य वंश बोलते हैं किसको? कल्याणी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य जो थे वो अलग थे। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो ये किया था आपका कल्लर ने। किसने? कल्लर ने। ऑप्शन नंबर बी। कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री ने कश्मीर के शाही वंश के अंतिम शासक लगतुरमान को, ठीक है, शाही वंश का अंतिम शासक जो था लगतुरमान को अपदस्थ करके राज सत्ता पर अधिकार कर लिया तथा हिंदू शाही राजवंश की स्थापना की थी। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व यहाँ जयपाल शासन कर रहा था। जब मुस्लिम आक्रमण हुआ उस समय यहाँ पे शासक जो थे वो जयपाल थे। हिंदू शाही राजवंश की राजधानी उदभांडपुर थी। राजतरंगिणी में राजा कल्लर को लालिया शाही कहा गया है। ठीक है, राजा कल्लर को क्या कहा गया है? लालिया शाही कहा गया है। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था आपका 5वीं शताब्दी में। किसके कारण हुआ था? तो ये हुआ था आपका हुड़ों के आक्रमण के कारण। किसके कारण? हुड़ों के आक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर सी। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था? तो ये किया था आपका राजेंद्र ने। ठीक है, किसने किया था? राजेंद्र ने। ऑप्शन नंबर सी। चोल राजा राजराज, कौन? राजराज ने सिंघल द्वीप, जो हम श्रीलंका को बोलते हैं, सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार किया था। ठीक है, राजराज जो थे वो सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार कर अनुराधापुर के स्थान पर पोलोन रूव को अपनी राजधानी बनाया था तथा इसका नाम जन्नाथ मंगलम रख दिया। ठीक है, अनुराधापुर के स्थान पर कहाँ राजधानी बना लिया? पोलोन रू बना लिया और उसका नाम बदल कर रख दिया जन्नाथ मंगलम। किंतु संपूर्ण सिंहल या संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार किया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राजराज जो थे वो क्या थे? श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किए थे, लेकिन जो आपके राजेंद्र प्रथम था वो उसके संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया था। करंदय ताम्रपत्रों में राजेंद्र की इस विजय का विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीलंका का पराजित राजा महिंद पंचम था।
ठीक है, जो श्रीलंका का जो राजा को पराजित किया गया था उसका नाम था महिंद्र पंचम। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने स्टार्ट किया था? तो ये किया था आपका कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर ए। किसने? कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर ए। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो था आपका कला के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है आपका कनिष्क को, ऑप्शन नंबर सी। कनिष्क जो था कुषाण काल का भी बौद्ध मतानुयायी था। कनिष्क किसको मानने वाला था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था, तथा उसने अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया था। बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क को अशोक के समान बताया गया है, ठीक है। अतः द्वितीय अशोक जो बोला जाता है कनिष्क को। गांधार कला सर्वप्रथम कुषाण काल में प्रकाश में आई थी। गांधार कला कहाँ आई थी? सर्वप्रथम कुषाण काल में प्रभाव में आई थी या प्रकाश में आई थी। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का जो मुख्य योगदान है वो है एक संगठित स्थानीय स्वशासन। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की नींव जो डाली थी वो चोल वंश ने ही डाली थी। पांड्यों की राजधानी एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है? तो पांड्यों की जो राजधानी है वो आपका है मदुरई, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। पांड्यों की राजधानी और सांस्कृतिक केंद्र जो है वो मदुरई था। मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। संगम कालीन महाकाव्य शिल्पादिकारम, कौन सा? शिल्पादिकारम में मदुरई का एक सुसज्जित नगर के रूप में वर्णन किया गया है। इस नगर का दूसरा नाम जो था वो कदम्ब वन था। कदम्ब वन था। हेनसांग ने इस नगर का उल्लेख मलकुट नाम से किया है। किस नाम से किया है? मलकुट नाम से किया है। किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? तो ये किए थे आपके स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने आक्रमणकारी हुणों से जो अपने साम्राज्य की रक्षा किए थे वो थे आपके स्कंदगुप्त। बोला जाता है कि स्कंदगुप्त एवं हुणों के मध्य हुए संघर्ष के विषय में जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, चंद्रगर्भ परिप्रेक्षा, चांद्र व्याकरण और कथा सरिसागर से प्रकाश पड़ता है, ठीक है। अगर हम बोले कि चंद्रगुप्त और हुण के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है आपके जूनागढ़ अभिलेख से, भीतरी अभिलेख से, चंद्रगर्भ परिप्रेक्षा से, चांद्र व्याकरण से और कथा सरिसागर से। इतने चीजों से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख में हुलों को मलेच्छ कहा गया है। क्या कहा गया है? मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने हुलों को परास्त करने के पश्चात क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो की थी क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने सारंग धारण करने वाले भगवान विष्णु की मूर्ति भीतरी में स्थापित की थी। भीतरी एक जगह है। सारण ढांग है। सारण जो है वो भगवान विष्णु के धनुष का नाम है। ये जो धनुष आप देख रहे हैं इस धनुष का नाम है आपका सारण। तो ये जो मूर्ति है वो उन्होंने भीतरी में स्थापित की थी। मगध में शाही मौर्यों के बाद ठीक उत्तराधिकारी कौन था? मौर्य का जो ये पूछना चाह रहा है कि मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो मौर्य का उत्तराधिकारी था शुंग वंश, ऑप्शन नंबर डी। मौर्यों के ठीक बाद मगध पर शुंग राजवंश ने शासन किया था। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, कौन सा? बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की थी वह था आपका शुंग राजवंश। लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक वंश कौन सा था जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया था? तो ये था आपका शुंग वंश। अभी हमने पीछे देखा क्या था ये? शुंग वंश। पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था किससे? पुलकेशिन द्वितीय जो पराजित हुआ था वो हुआ था नरसिंह वर्मन द्वारा। किससे? नरसिंह वर्मन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चालुक्य वंशीय पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ के थे? किस वंश के? चालुक्य वंश के।
पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पराजित हुआ था। पराजित कौन किया था इसको? पल्लव शासक पराजित किया था। कुरम अभिलेख में नरसिंह वर्मन की सफलता का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को परियाल, सुरमार तथा मणिमंगलम के युद्धों में पूर्ण रूपेण पराजित किया था तथा उसकी पीठ पर विजया अक्षर अंकित कर दिया था। ठीक है, कुरम अभिलेख के अनुसार नरसिंह वर्मन जो था पुलकेशिन को 3 युद्ध में, परियाल के युद्ध में, सुरमार के युद्ध में और मणिमंगलम के युद्ध में पराजित किया था। उसकी पीठ पर विजया अक्षर को अंकित कर दिया था। बाद में नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार करके वातापी कोण की उपाधि धारण की थी। तो वातापी कोण की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये की थी आपके नरसिंह वर्मन ने। किसके? नरसिंह वर्मन ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो ये हराया था हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को हराया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसको? हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन की ऐहोल प्रशस्ति में उसकी इस सफलता का उल्लेख मिलता है। ये जो आपका है वो ऐहोल प्रशस्ति है। ये जो है आपका दिख रहा है अब शिलालेख, इसको हम बोलते हैं ऐहोल प्रशस्ति। और इस शिलालेख पर ये जो दिख रहा है आपको, ये इस टाइप से उस पर लिखा हुआ है। यह युद्ध जो है वो नर्मदा नदी घाटी के तट पर हुआ था। ऐहोल लेख एक प्रशस्ति के रूप में है। इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है और इसकी लिपि जो है वो दक्षिणी ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। ऐहोल अभिलेख की स्थापना किसने की थी? तो रवि कीर्ति ने की थी। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यानी रवि कीर्ति ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश को प्राप्त किया है। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो वो था आपका कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे प्रमुख नगर कौन सा था? तो वो था आपका कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी वाणभट्ट ने। किसने लिखी है? वाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी। हर्ष के दरबारी कवि वाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। किसकी रचना की? हर्षचरित की रचना की, जो वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास माना जाता है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। कितने हैं? 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम 3 में वाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है और शेष 5 में हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सी थी? हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सी थी? तो वो थी आपकी रत्नावली। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी। रत्नावली जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? हर्षवर्धन ने किसे हराया था? तो वो हराया था आपको पुलकेशिन द्वितीय को। किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। ऑप्शन नंबर डी। बोलता है हर्ष और पुलकेशिन के बीच 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष की पराजय हुई। परंतु सुधाकर चट्टोपाध्याय का विचार है कि इन दोनों राजाओं के बीच होने वाला युद्ध अंतिम युद्ध नहीं था। 643 ईस्वी में हर्ष का कोंगोद पर आक्रमण पुलकेशिन के विरुद्ध था। कहां पर? कोंगोद पर जो आक्रमण था वो पुलकेशिन के विरुद्ध था, जिसको जीतकर हर्ष ने अपनी पुरानी पराजय का बदला चुकाया था तथा पुलकेशिन के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। अच्छा, हर्षवर्धन ने 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की थी। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है? तो ये दी जाती है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन डी। गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की एवं चांदी के सिक्के जारी किए थे। उनकी अन्य उपाधियां जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की वो हैं विक्रमांक, विक्रमादित्य तथा परम भगवत।
नालंदा बौद्ध मठ गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम 415-454 ने स्थापित किया था। नालंदा बौद्ध मठ किसने स्थापित किया था? तो ये किया था अपने कुमार गुप्त ने। कब किया था? तो 415 से लेकर के 454 के बीच में। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपका नालंदा में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? तो ये आपका सही है वाणभट्ट और हर्षवर्धन का युग। ठीक है, वाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के राज्य में रहते थे। वाणभट्ट को हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था। हर्षचरित तथा कादम्बरी इनके द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। वाणभट्ट के द्वारा कौन सा लिखा गया है ग्रंथ? हर्षचरित और कादम्बरी। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो बंगाल के पाल वंश का संस्थापक था आपका गोपाल। ऑप्शन नंबर बी। बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। बंगाल की अराजकता को देखकर बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने गोपाल को शासक रूप में चुना था। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुरी की स्थापना की थी। ठीक है, और अभी हमने क्या देखा था कि नालंदा की स्थापना जो की थे वो किए थे स्कंदगुप्त ने। ठीक है, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? ये जो है इसको बोलते हैं क्या? लॉयन कैपिटल। ये जो संबंधित है आपका, ये संबंधित है अशोक से। ऑप्शन नंबर बी अशोक। कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए कौन? तो कलिंग प्रदेश के जो सबसे महान शासक थे वो थे आपके खारवेल। ऑप्शन नंबर बी। हाथी गुफा अभिलेख ये खारवेल से संबंधित है। कलिंग प्रदेश के शासक के रूप में खारवेल का उल्लेख मिलता है। खारवेल जो है आपका चेदी वंश का था। खारवेल को महाराज, महामेघवाहन एवं कलिंगाधिपति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराज कहा जाता है, महामेघवाहन कहा जाता है और कलिंगाधिपति कहा जाता है। खारवेल जो था वो जैन धर्म का संरक्षक था। खारवेल किसका संरक्षक था? जैन धर्म का था। निम्नलिखित वंश क्रम को सजाइए। सबसे पहले कौन सा वंश आया था ये पता करना है। तो सबसे पहले आया था आपका मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। मौर्य वंश को बृहदत्त को हरा करके शुंग वंश बना था। शुंग वंश के बाद कुषाण वंश और कुषाण के बाद आपका आया था वो गुप्त वंश, यानी ऑप्शन नंबर ए। मौर्य आया था सबसे पहले आपका कब? 323 से 184 ईसा पूर्व के बीच। उसके बाद शुंग आया था 185 से 373 ईसा पूर्व के बीच। फिर कुषाण था कब? 58 ईसा पूर्व से लेकर 174 ईसा पूर्व तक। उसके बाद था गुप्त 319 से लेकर के 550 ईस्वी तक। क्लियर है? गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो आपका सातवाहन वंश का शासक था। किस वंश का था? सातवाहन वंश का शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां सबसे महान शासक था। कितने नंबर का था? 23वां सबसे महान शासक था। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा। ये इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ब्राह्मण किसने कहा था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। और इसने शकों को हराया था तथा क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर्ण किया था। दर्प मतलब होता है घमंड। ठीक है, तो क्षत्रिय शासकों के घमंड को इसने चूर्ण किया था। इनकी सैनिक विजयों की जानकारी इनकी मां वलश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलती है। जो सैनिक विजय है वो इसके मां जो थी उनके वलश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलती है। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? सातवाहनों के अधिकतर सिक्के जो मिले वो मिले आपके शीशे के। किसके सिक्के मिले हैं? शीशे के, यानी ऑप्शन नंबर बी। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां स्थापित किया था? तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था दक्षिण में। कहां पे? दक्षिण में। तो चालुक्य ने अपना साम्राज्य जो था वो दक्षिण में स्थापित किया था। सुदूर दक्षिण में जो था वो पांडवों का था और मालवा में जो था वो परमारों ने शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा नौ सैनिक शक्ति था? तो नौ सैनिक शक्ति किसके पास थी? तो ये था चोल के पास।
किसके पास थी? चोल के पास। ऑप्शन नंबर सी। कालिदास जो थे वो क्या थे? कालिदास आपके जो थे गुप्त काल के कवि थे। क्या थे? गुप्त काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन संस्कृत के महान विद्वान और कवि थे। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम जो है उनकी प्रसिद्ध महाकाव्य है। कालिदास गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि थे और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा था आपसे भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको कालिदास को। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे। क्या आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट जो आपके थे वो गणितज्ञ थे। गणितज्ञ थे ना आर्यभट्ट? क्या थे? गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट जो थे वो भी गुप्त काल में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली विश्व को प्रदान की थी। दशमलव प्रणाली किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टीय। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था? तो ये किया था आपका कुमार गुप्त ने। किसने? कुमार गुप्त ने। काकतीय वंशीय कहाँ के शासक थे? तो काकतीय वंशीय जो थे आपके वो आंध्र प्रदेश के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी। काकतीय वंश ने आंध्र प्रदेश में शासन किया था और इनकी जो राजधानी थी वो वारंगल थी। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? वारंगल थी। और काकतीय लोग स्वयं को चोल करिकाल का वंशज मानते थे। निम्नलिखित राज्यों को उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमेल है, कौन सा गलत है? तो पांड्य वेलूर, होयसल द्वार समुद्रम, यादव देवगिरी और काकतीय वारंगल। तो इसमें जो आपका है वो पांड्य जो वेलूर है वो गलत है। इसका पांड्य का जो था कितना? मदुरै। क्या था इसका? मदुरै। बाकी होयसल का द्वार समुद्रम, यादव का देवगिरी और काकतीय का वारंगल, ये तीनों के तीनों सही हैं। तो पांड्यों की जो राजधानी थी वो मदुरै थी, जबकि द्वार समुद्रम जो थी वो होलसेलों की थी और देवगिरी जो थी वो यादवों की थी और वारंगल की जो थी वो काकतीयों की राजधानी थी। ठीक है, तो पांड्यों की राजधानी कहाँ थी आपकी? मदुरै थी। ठीक है। वारियार कहाँ के शासक थे? तो वारियार जो थे आपके मैसूर के शासक थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। 1565 ईस्वी में तालिकोटा युद्ध में विजयनगर की पराजय के बाद वेंकट द्वितीय के समय 1612 ईस्वी में मैसूर में वारियार राजवंश की स्थापना हुई थी। यह विजयनगर का ही एक भाग था। ठीक है, तो तालिकोटा युद्ध के बाद आपका वारियार जो राजवंश था उसका मैसूर में स्थापना हुआ था। तो ये जो आज का आपका वीडियो था वो वीडियो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।